इमेजिन करें कि आप एक बोट पर अपनी फैमिली के साथ नीले समुद्र में छुट्टियां गुजारने गए हैं। चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ है और सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता हो, लेकिन तभी एक लम्हे में सब कुछ बदल जाए। अचानक समुद्र का पानी कहीं गायब हो जाए और आप समुद्र के नीचे की वीरान जमीन पर फंस जाएं। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे। आखिर समुद्र का सारा पानी कहाँ गया? क्या ये पानी दोबारा वापस आएगा? तो चलिए ये सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस फिल्म से, जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक बोट पर कैरेबियन ओशन के बीच में मौजूद होते हैं। ये फैमिली बेन नाम के इस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच में आए होते हैं, एक यादगार पल बनाने के लिए। वो सभी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। कुछ पल के लिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। जब वह सभी समुद्र का व्यू एंजॉय कर रहे थे तो बेन की मॉम समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि बेन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से बेन की मॉम जूलिया को समुद्र में ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वह यहाँ वहां देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समुद्र के नीचे खींच लेता है और साथ ही उनके बोट पर जो इक्विपमेंट्स हैं वह तेजी से यहाँ वहां डायरेक्शन चेंज करने लग जाते हैं, जैसे कुछ बड़ा हो रहा हो। बेन और टॉम इस बदलते हालात को अच्छी तरह समझ नहीं पाते क्योंकि वह फिशिंग करने में बिजी होते हैं। वही जूलिया देखती है कि वह अपने बोट से कुछ ही सेकंड्स में काफी दूर आ गई है और वह डूब रही है। वह खुद को बचाते हुए टॉम को जोर जोर से आवाजें देने लगती है, लेकिन जूलिया बोट से काफी दूर होने की वजह से उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता और यहाँ पर जूलिया को फील होता है कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को आवाज देने लगती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। बेन, कैसी और टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जूलिया स्विमिंग करने समुद्र में उतरी है। जूलिया धीरे धीरे उनसे और दूर होती जा रही थी, लेकिन तभी खुशकिस्मती से टॉम को हल्की सी जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वह जूलिया को देख लेता है और टॉम उसे बचाने के लिए फौरन पानी में जंप कर देता है। दूसरी तरफ बेन बोट का इंजन स्टार्ट करके उनके पास ले जाता है। लकीली टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जब वह बोट के करीब पहुंचते हैं तो उसके बाद बेन और कैसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलिया की जान बच पाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वह कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे कहा भी था कि जब तुम्हारी मॉम स्विमिंग करने समुद्र में उतरेगी तो तुम्हें उस पर नजर रखनी है। कैसी सॉरी करती है और कहती है कि मैंने हेडफोन पहन रखे थे। खैर, अब जूलिया सेफ थी। टॉम कहता है कि अब कोई भी बिना बताए स्विमिंग करने नहीं जाएगा और अगर कोई जाएगा भी तो पहले किसी न किसी को इन्फॉर्म करेगा। वो सभी टॉम की बात पर अग्री हो जाते हैं और अब रात होने वाली होती है, इसीलिए वह सब बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है। कैसी उसे बताती है कि वो सभी बोट में काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कैसी से कहता है कि तुम सभी को जल्दी से सरफेस पर आना चाहिए। यहाँ टीवी में बता रहे हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अनयूजुअल होगा। ये सुनते ही कैसी नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वह ये देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उस समय ये लोग सेफ जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं थे। वह उससे और भी बातें करने लगती है कि तभी अचानक इन दोनों का कनेक्शन कट जाता है। ये बात वह जाकर अपनी मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जो चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि उनके बोट के आसपास बहुत सारी वेल और शार्क फिश मंडरा रही हैं, जबकि इस एरिया में वेल्स या फिर शार्क मछली बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। टॉम एक ओशन एक्सप्लोरर था, इसीलिए वह जानता था कि वेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती हैं। आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क से निपटना था। उससे पहले कि वह कुछ कर पाते तभी इस दौरान उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। वह सभी बहुत घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि बोट के निचले हिस्से के साथ कोई बड़ा क्रीचर टकरा गया है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वह देखता है कि बोट के नीचे बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर बहुत ही गहरा चोट आया होता है। ये देखकर जूली उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए इस डेंट की वजह से इंजन खराब हो गया है, अब हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वह सभी समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि यह किसी को मदद के लिए बुलाए। लेकिन केसी जब बाहर मदद के लिए कॉल करने के लिए आई तो सिग्नल भी नहीं थे। उनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पकड़ नहीं रहा था। वह सभी बहुत परेशान थे कि अचानक से यह सब कुछ बंद क्यों पड़ गए। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है
उनके पास सिर्फ 4 दिन तक का खाना था और कुछ भी नहीं, लेकिन जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद उन्हें इस बात की थी कि यह लोग एक शिपिंग रूट पर थे और यहाँ से कोई न कोई शिप इन्हें गुजरते हुए देख लेगा, जिसके बाद वह इसे बचा लेंगे। अब उनकी इन्हीं बातों के दौरान उन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा मीटियोरॉइड इन्हीं की तरफ आ रहा था। वह उनकी शिप से टकरा सकता था और उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी और ऐसा ही होता है। उनकी बोट का इंजन पूरी तरह से डैमेज हो गया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अगर वह इंजन स्टार्ट करके बोट को आगे नहीं ले जाता तो वह मीटियोरॉइड सीधा इनसे टकरा जाता। टॉम देखता है कि आसमान में से गिरने वाली ये ऑब्जेक्ट्स असल में सैटेलाइट थीं, इसीलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन्स के सिग्नल्स ने काम करना छोड़ दिया है। वह सभी इस हादसे से पूरी तरह संभल नहीं पाए थे कि तभी एक दूसरा मीटियोरॉइड भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे, इसीलिए ये बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो वो सभी पानी में डूबे नहीं। जब वह बोट के अंदर होते हैं तो बोट बहुत ही तेजी से झटके खाने लगती है। वह सभी समझ जाते हैं कि अब यह लोग बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और यह सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा थे। हालांकि इन्हें चोटें जरूर आई थीं, मगर हैरानी की बात यह थी कि अब उनकी बोट के अंदर कहीं छोटी बड़ी सुराखें हो चुकी थीं, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब यह पूरी फैमिली अपने बोट से बाहर आकर देखती है तो यह नजारा देखकर वह सभी हैरान रह जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी बोट के नीचे पानी ही नहीं, उनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थीं और उनकी बोट एक वीरान पहाड़ी इलाके में थी, जैसे यह लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां कल रात तक पानी था वह जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। वह सभी जल्दी यह बात रियलाइज कर लेते हैं कि वह किसी डिजर्ट में नहीं बल्कि वह अभी भी समुद्र के बीचों बीच है। बस समुद्र का सारा पानी यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है और वह समझ जाता है कि यह जरूर धरती के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। धरती के पोल चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था, जो कि साउथ पोल की जगह नॉर्थ चला गया था और इसीलिए जहां पर पहले जमीन पर लोग बसते थे समुद्र का सारा पानी वहां पर चला गया है और अब समुद्र की जगह जमीन बन चुकी थी। इस चीज का पता लगने के बाद यह सब लोग हैरान रह गए। एक और भयानक बात टॉम ने उन्हें यह बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वह सभी मारे गए होंगे। केसी को यह बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। वह अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब एक और बात थी जो कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलने वाली थी और वह बात सुनकर उनके होश उड़ने वाले थे। खैर अब जूली यहाँ पर बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने बर्थडे के सारे बलून हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो उनके पास आ जाए और वो सब मिलकर इस सिचुएशन का सामना करें। उसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे ये थी कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे रिस्पॉन्स मिलता है। ये रिस्पॉन्स उसे एक कैप्टन ने दिया था जिसका नाम नाटो है और वो भी समुद्र के शिफ्ट होने की कहानी जानता था क्योंकि वह भी टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था। टॉम कैप्टन से पूछता है कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ कैप्टन इन सभी को वह बात बताता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन टॉम को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वे लगभग एक हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी एक हफ्ते बाद समुद्र वापस अपनी जगह पर आएगा और उस समय उसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है मैं तो सबमरीन के जरिए सर्वाइव कर लूंगा, मगर तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई ऊंची सी जगह देखो और वहां चले जाओ क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात सुनते ही जूली फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि आपकी सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या आप मेरे फैमिली को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी को तो रख सकता हूँ लेकिन फिर भी एक बाहर ही रहेगा। और यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख लें, इसके बदले में आपको हमारे पास बचा सारा खाना दे दूंगा। जिसके बाद कैप्टन उसकी बात मान लेता है और कैप्टन टॉम को मैन्युअली मैप पर अपना लोकेशन समझा देता है। उसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी ये समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां तक पहुंचा
सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी। तो टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वह आदमी घायल है, इसलिए टॉम ने उसकी मदद करनी चाहिए। वो पानी की बोतल लेकर उसके पास जाता है। इस आदमी ने टॉम का पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उस पर अटैक कर लेता है और ये चीज दूर खड़ी जूली भी देख लेती है। तो आदमी अपने पास पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो आदमी जूली की तरफ बढ़ता है। अब अपने हस्बैंड को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन जल्दी से वो बोट के अंदर जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। उसके बाद वो केसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका यूज तब करना जब हम बहुत ही मुश्किल हालत में हों। अब ये बात कर ही रहे थे कि वह आदमी उनकी बोट तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूली बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर वो किलर उनकी बोट पर सर्च करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे यहाँ खाना मिलता है वह खाना शुरू कर देता है। वह खाने पर ऐसा टूट पड़ता है जैसे वह पिछले कई दिन से भूखा हो। खाना खाने के बाद जब वह जूली को ढूंढने लगता है, उसके बाद वह सीधा कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई भी नहीं है। दरअसल जूली बोट में हुए छेद से निकलकर यहां से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वह जूली को देख लेता है और जूली पर भौंकने लग जाता है। अब मजबूरी में जूली को उस डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वह खुद बोट के नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो वह उस किलर को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वह बाहर झांक कर अपने डॉग को मरा देखता है तो वह समझ जाता है कि जूली बोट से बाहर है। अब जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा तो जूली वापस बोट के ऊपर जाकर एक टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से बोट के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जूली उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वह उसे उसके बालों से पकड़ के उसे मारने लग जाता है। वह जूली का गला दबाने लगता है। अब वह किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। कैसी जो ये सब केबिन से देख रही थी, उसे याद आता है कि ये फ्लेयर गन यूज करने का अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है जिससे आदमी दूर जा गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और बोट में आग भी लग जाती है। अब जूली जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए उस बोट से बाहर निकल जाती है। बोट से निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से जूली पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूली उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। बाहर जाने के बाद कैसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बेन अपने पिता की मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि न मैं वो बलून ऊपर छोड़ता और न ही आदमी उन्हें देखकर यहाँ आता। अब यहाँ पर जूली भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो रही थी कि तभी वो देखती है कि वो किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है और अब उनके लिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं था। इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई बोट ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस किलर ने यहाँ उनका पीछा छोड़ दिया है। बेन यहाँ पर भी रो रहा था। कैसी उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी इनकार कर देता है। जूली अपने बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो तो तुमने मदद के लिए बलून हवा में उछाले थे। तभी जूली ने देखा कि वो किलर अभी भी उनके पीछे आ रहा है। अब तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो किलर उनके पीछे ही आ रहा होता था। अब ये लोग रुकते नहीं, लगातार भागते रहते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। यहाँ से जाते वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूली अपने बच्चों को यहीं से गुजरने का हुक्म देती है। जहरीले एसिड से गुजरने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और जूली को एहसास हुआ कि बेन डिहाइड्रेट हो चुका है। उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थीं जो उन्होंने बेन को दी, लेकिन इतने थोड़े पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। अब यहाँ पर कैसी हिम्मत हार चुकी थी। वो कहती है, हम सब जिस तरफ बढ़ रहे हैं शायद वहाँ पर सबमरीन होगी भी या नहीं, लेकिन जूली उसे डांटती है कि चुप करो और जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूली के कहने पर वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिर गया होगा। ये लोग प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और जूली एक आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है जो उन्होंने कल रात ली थी। उस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद करते हैं। इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उनके साथ क्या से क्या नहीं हुआ। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे। कैसी और बेन सो चुके थे। तभी किसी की आवाज से केसी की आंख खुल जाती है। वो बाहर देखने आती है तो देखती है कि वही किलर उनके पीछे आ रहा है। अब इन तीनों को इस किलर से हर हाल में जान छुड़ानी थी, इसीलिए कैसी उसी जगह पर बैठकर सोने का नाटक करती है। किलर समझता है कि वो सो रही
रही है और जैसे ही वो अटैक करने आता है जूली मौका पाकर पीछे से वार करती है। इस बार जूली बहुत गुस्से में थी। वो उस पर इतने हमले करती है कि उसकी जान ले लेती है। आखिरकार उनका ये खतरा टल जाता है और जूली सुकून की नींद सो जाती है। सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में है। किसी क्रीचर ने उसे काट काट कर अंदर से खोखला कर दिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ आसपास खतरनाक जीव है। अब उन्हें जल्दी से वहां पहुंचना था जहां कैप्टन की सबमरीन थी। जूली अपना मैप देख रही थी। दूसरी तरफ बेन पानी की तलाश में भटक रहा था। आगे जाकर वो पानी देखता है और बिना सोचे समझे पीने लगता है। जूली ने मना किया था क्योंकि वो तालाब जहरीला था, लेकिन बेन इतना प्यासा था कि उसने जूली की बात न मानी। जूली उसे देखती है और दौड़कर पानी पीने से रोक लेती है, लेकिन तब तक वो काफी पानी पी चुका था। थोड़ी देर बाद बेन बीमार हो गया और चलने की हालत में नहीं था। इसीलिए जूली और केसी वहां पर एक शेल्टर बनाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। तभी जूली को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ढेर सारे क्रैब्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए उन्होंने भागना शुरू किया। थोड़ा आगे चलने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई। ये एक कार्गो शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन कंटेनर में ही बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो सभी कंटेनर में जाकर छुप गए। दरअसल वो इन तीनों से नहीं भागे बल्कि उनके पीछे केकड़े आ रहे थे। ये तीनों कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। दूसरी तरफ केकड़ों की एक बहुत ही बड़ी सेना उनके पीछे थी, इसीलिए अब उनको खुद कुछ करना होगा। उनके पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसलिए जूलियन और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला कर लेते हैं। जूलियन पहले अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। अब जूलियन जैसे ऊपर चढ़ती है तो एक केकड़ा आकर उसे पैर पर काट लेता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे अपना पांव छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलियन अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। केसी और बेन देखते हैं कि वो केकड़े उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए और उसके अंदर मौजूद लोगों पर इन केकड़ों ने हमला कर दिया। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से उन केकड़ों को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाते और केकड़े कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। अगली सुबह जूलियन को होश आया। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो बुरी तरह से डर गई कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो नहीं गया हो, लेकिन तभी दूर से उसे केसी और बेन आते हुए दिखाई दिए, जो असल में खाने पीने और हथियार की तलाश में गए हुए थे। खैर, अब यहाँ पर वो केकड़े भी नहीं थे। अब जूलियन अपने केकड़े के कांटे जख्म को ठीक करती है, जबकि बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के वेपन्स कलेक्ट कर लेता है ताकि उससे खुद की सेफ्टी के लिए यूज कर सकें, और वहां उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाता है। खैर, इसके बाद जूलियन कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वो बताता है कि मेरे ऊपर भी इसी क्रीचर्स ने अटैक कर दिया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वो जूलियन को ये भी बताता है कि अब समंदर का पानी बहुत जल्द वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है, इसीलिए तो ये सी क्रीचर फिर से यहाँ वापस आ गए हैं। जूलियन रोने लग जाती है क्योंकि इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि सबमरीन तक जाने के लिए उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि सारी रात भाग दौड़ में उनका मैप भी कहीं गिर गया था। इसलिए कैप्टन उनकी आसानी के लिए अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है, मगर वो जगह उनसे बहुत दूर थी। ये लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी तक वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि वहां पहुंचने तक उन्हें एक चट्टानी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जहां से गुजरते हुए उन्हें शायद फिर से उन केकड़ों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी जान जा सकती थी। अब केसी को भी अपनी माँ पर तरस आने लगता है कि उनकी माँ का क्या होगा। कैप्टन तो हम तीनों में से मुझे और मेरे भाई को सबमरीन में रख लेगा, लेकिन जूलियन का क्या होगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में पानी आने वाला है। जूलियन केसी से कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं, जब हम सब मरीन तक पहुंच जाएंगे तो वहां डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, और कहती है कि चलो आगे बढ़ो। वहां से आगे बढ़ते हुए उनकी किस्मत उन्हें एक बार फिर से धोखा देती है। वहां पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जहां जूलियन जो सबसे पीछे थी उसके आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया और वो वहीं पर फंस जाती है। अब केसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में खुद को और अपने भाई को बचाओगी। अब इसीलिए केसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब वो लोग सबमरीन तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। ये दोनों जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है, जो बुरी तरह से जख्मी था। कैप्टन ने बताया कि देखो, सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने के चांस बहुत कम है, इसीलिए अगर मैं सबमरीन में बैठकर पानी से बचते हुए ऊपर सरफेस तक पहुंच भी जाता हूं तब भी मैं नहीं बच पाऊंगा। ये बात सुनकर केसी जल्दी से वापस पीछे मुड़ गई और तेजी से जूलियन की तरफ आने लगी। वहां फिर से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहां पर जूलियन अपनी गन से उन सबको शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कोई क्रीचर आकर उस पर हमला करता, केसी ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिर उसकी मदद से जूली यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो
हो जाती है और यह लोग जल्दी से भागते हुए सबमरीन तक आ जाते हैं। अब यह लोग बिना ज्यादा वक्त गवाए सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और वो भयानक केकड़े भी उनके पीछे आ जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी भयानक समुद्री लहर उन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जो कई 100 मीटर ऊंची थी, दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वह तेजी से जोरदार तरीके से उनके सबमरीन से आकर टकराती है, जिससे यह लोग बेहोश हो जाते हैं। जूली को जब होश आया तो हैरानी की बात थी कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि समुद्र की वह बड़ी लहर उनकी सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई थी, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जमीन से अब इंसानों का सफाया हो चुका है। और बस यही सीन दिखाते हुए ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।